हेलो एवरीवन, हम जीएसटी में आज बात करने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर के अंदर रूल नंबर 29। हमें ये पता है कि जब भी वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करेंगे वैल्यू होगी ट्रांजैक्शन वैल्यू। लेकिन यदि ट्रांजैक्शन वैल्यू सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 यदि एप्लीकेबल नहीं हुआ तो हमें अप्लाई करना होगा सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 और 15 सबसेक्शन 4 क्या कहता है? दैट इज रूल्स विल बी एप्लीकेबल। अभी तक हम पढ़ चुके हैं 2 रूल्स। रूल नंबर 27, रूल नंबर 27 कौन सा रूल है याद करो, 2 रूल पढ़े ना बनने। तो एक रूल नंबर 27 था और एक रूल नंबर अपना 28 था। तो रूल नंबर 27 कब अप्लाई होता है? जब सप्लायर एंड रेसिपिएंट क्या हो, price is not the sole consideration for supply. और rule number 28 when the supplier and recipient are related person or DPs। तो ये आज अपन बात नहीं करने जा रहे हैं, अपन पहले वाली क्लास के अंदर बहुत डिटेल्ड में पढ़ चुके हैं रूल नंबर 27 भी और रूल नंबर 28 भी। आज हमारी क्लास के अंदर हम बात करेंगे रूल नंबर 29। रूल नंबर 29 यहाँ पे फोकस हमें करना होगा। हम सिर्फ गुड्स की बात करेंगे, सर्विसेज के लिए रूल नंबर 29 अप्लाई नहीं होता। तो इसका मतलब गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात नहीं हो रही है, सिर्फ गुड्स की बात हो रही है। ये कंसेप्ट रूल नंबर 29 किसके लिए बना हुआ है? जब प्रिंसिपल ने एक को कोई भी गुड्स सप्लाई किया लेकिन एक तरीके से प्रिंसिपल ने एक को माल दिया तो है लेकिन बेचा नहीं है, तभी रूल नंबर 29 अप्लाई हो रहा है। प्रिंसिपल ने एक को माल दिया तो है बेचा नहीं है, फर्दर बेचने के लिए दिया है। मैं ये माल तुम्हें दे रहा हूं, तुम इसको आगे बेच देना। मतलब ये किस तरह का कंसेप्ट है? ये कंसेप्ट है, ये जो प्रिंसिपल है दैट इज अ सप्लायर एक्स, ये जो एजेंट है दैट इज अ बायर वाई। प्रिंसिपल ने बोला कि ये 4000 मोबाइल्स मैं तुम्हें दे रहा हूं कोई भी प्राइस पे। तो प्रिंसिपल ने एजेंट को माल दिया, बोला ये माल मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें बेच नहीं रहा हूं, तुम्हें ये आगे बेचना है, तुम्हें क्या करना है? फर्दर सप्लाई करना है। ये किसको सप्लाई करेगा? जो भी इसके कस्टमर होंगे, अपने कस्टमर्स को ये क्या करेगा? बेचेगा। सर समझ में नहीं आ रहा? हेलो, फॉर एग्जाम्पल ये प्रिंसिपल इसको माल बेचना है लेकिन ये अल्टीमेट कंज्यूमर को जानता नहीं है, कैसे अप्रोच करे? तो इसने अपने एजेंट, अपने कंसाइनमेंट एजेंट, अपने एजेंट को अपॉइंट किया हुआ है। तो नाउ प्रिंसिपल अपने एजेंट को माल दे रहा है, माल एजेंट के पास जा रहा है। प्रिंसिपल ने एजेंट को माल दिया लेकिन ये सेल नहीं है, एजेंट फर्दर सप्लाई करेगा। समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे प्रिंसिपल ने एजेंट को माल दिया ही नहीं है, ये सप्लाई नहीं है, लेकिन शेड्यूल 1 में पहले ही क्लेरिफाई हो गया था। शेड्यूल 1 इवन विदाउट कंसिडरेशन, जब प्रिंसिपल एजेंट को माल दे रहा है लेकिन आगे बेचने के लिए, फिर भी प्रिंसिपल ने जब एजेंट को माल दिया, ये इवन विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई माना जाएगा। जीएसटी वुड बी चार्जेबल। और जब जीएसटी लगेगा तो क्वेश्चन आएगा, सर क्या, व्हाट वुड बी द वैल्यू क्या होगी? तो आपको यही बात करनी है कि यहाँ पे वैल्यू क्या होगी। हमें ना अभी तक वैल्यू पे आई नहीं है, वैल्यू पे आने वाले हैं, लेकिन वैल्यू पे आने से पहले अभी अपन ये क्लियर कर रहे हैं। क्या रूल नंबर 29 की एप्लीकेबिलिटी कब होगी?
अभी मेरा पूरा फोकस इस समय ये बताने पर है कि ये रूल नंबर 29 अप्लाई कब होगा। रूल नंबर 29 इज एप्लीकेबल व्हेन प्रिंसिपल ने सप्लाई किया गुड्स एजेंट को, व्हेन देयर इज अ सप्लाई बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट। यदि प्रिंसिपल यदि कोई माल अपने एजेंट को दे रहा है फर्दर सप्लाई करने के लिए, तो यदि प्रिंसिपल ने एजेंट को यदि कोई भी माल दिया, तो ऐसे केसेस में जो 4000 जो मोबाइल दिया उसका वैल्यू क्या बनेगा, what would be the value, and इसकी वैल्यू कंप्यूट करने के लिए आएगा रूल नंबर 29, and this provision is for goods not for services। बनाने का हिटर करते हैं हम ट्राई, क्या होनी चाहिए वैल्यू, प्रिंसिपल सप्लायर एक्स ने 4000 मोबाइल्स अपने एजेंट नाम है बायर वाई, तो बायर वाई को दिया, तो सप्लायर एक्स ने बायर वाई को 4000 मोबाइल्स दिया। सर ये क्या कर रहे हो, फर्दर सप्लाई करने के लिए। तो ये जो 4000 के जो मोबाइल्स है ना, इसका वैल्यू क्या होगा। सर एक तो जब ये प्रिंसिपल एक को ही जो माल दे रहा है, ऐसा माल बाकी लोग भी बेचते होंगे और ये भी बेचता होगा, तो इसका ओपन मार्केट वैल्यू क्या है। एक तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 4000 मोबाइल्स है इसका एक ओपन मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर लो कि इसकी ओपन मार्केट वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल 4000 मोबाइल्स की पर मोबाइल की जो प्राइस है इट इज 5000, फॉर एग्जांपल 9000 पर मोबाइल। जनरली ऐसा मोबाइल मार्केट में सेल किया जाता है 9000 रुपीज पर मोबाइल के अंदर, तो ओपन मार्केट वैल्यू होगी 9000 रुपीज। इसको हमें क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। यहाँ पे सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस नहीं है। मींस जब प्रिंसिपल एजेंट को यदि कोई गुड सप्लाई करता है तो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ये होगी कि आपने जो वैल्यू बता रखी उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ओपन मार्केट वैल्यू कंसीडर करनी होगी। कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी होगी, ओपन मार्केट वैल्यू कंसीडर करनी होगी। लेकिन डायरेक्टली आप ओपन मार्केट वैल्यू नहीं लोगे, इस ओपन मार्केट वैल्यू को आपको कंपेयर करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ने सप्लायर एक्स ने बायर वाई को ये गुड्स दिया, ध्यान से देखो, फर्दर सप्लाई करने के लिए। इसका मतलब मैं वैल्यू किसकी कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं बायर वाई टू कस्टमर की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। यहां पे हम वैल्यू ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि आज 1 जून 2020 फॉर एग्जांपल, तो 1 जून 2020 को यदि सप्लायर एक्स सरकार क्या रहे गुड्स सप्लाई कर रहा है, किसको, बायर वाई को, तो यदि सप्लायर एक्स ने यदि बायर वाई को जो गुड्स सप्लाई किया उसका वैल्यू इस बात पर डिपेंड करता है कि ये एजेंट है, तो एजेंट क्या करेगा सर, फर्दर सप्लाई करेगा। तो उसने फॉर एग्जांपल फर्दर सप्लाई किया एट द रेट ऑफ ₹9,400 फॉर एग्जाम्पल 9,400 रुपीज में सप्लाई किया। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट ये कहती है कि जो 4000 मोबाइल जो प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया उसका ओपन मार्केट वैल्यू कितना है, फॉर एग्जाम्पल 9,000 रुपीज पर मोबाइल, 9,000 रुपीज पर मोबाइल, और इसे कंपेयर करना पड़ेगा 90% ऑफ 9,400। मतलब एजेंट ने जो अपने कस्टमर को जिस प्राइस पे माल दिया, और ये एजेंट और कस्टमर आपस में रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए, जो भी लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी का जो गुड्स दिया जा रहा है उसका कितना परसेंट, 90% वैल्यू आप लोगे। तो 9,400 का 90%, $9,400 का रेट 8,400 प्लस 400 का 90% 360, टोटल मिला के हो जाएगा 8,460। अब बताओ, यदि अपना कोई सीक्वेंस नहीं है तो सप्लायर 9,000 की वैल्यू कंसीडर करेगा या 8,460 की, जिसमें फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा 90% लेगा। फॉर एग्जांपल यदि ओपन मार्केट वैल्यू ओनली 7,000 रुपीज है तो सर ओपन मार्केट वैल्यू लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि विच एवर इज लोअर। लो में कहीं लिखा हुआ नहीं है पॉइंट नंबर ए, तो पॉइंट नंबर ए को आप बोल सकते हैं इन दोनों में से क्या लेना पड़ेगा, विच एवर इज लोअर।
लॉ मेकर ने डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जहां ये वर्ड डाल दिया है, जहां ये वर्ड मेंशन कर दिया है एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर, तो सप्लायर क्या चाहता है, सप्लायर ये चाहता है कि जीएसटी के पर्पस के लिए जो वैल्यू बतानी पड़े वो वैल्यू कम से कम बतानी पड़े, क्योंकि जितनी वैल्यू कम बताएगा उतना जीएसटी कम पे करना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर ए अपना कंप्लीट हो गया कि जब प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स सप्लाई किया तो जितना गुड्स सप्लाई किया उसके लिए वैल्यू क्या होगी, उसके लिए वैल्यू जो गुड्स आपके लिए सप्लाई किया जा रहा है उसका ओपन मार्केट वैल्यू, और इसको कंपेयर करना पड़ेगा एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर। सप्लायर चाहे तो क्या कंसीडर कर सकता है, इस एजेंट ने अपने कस्टमर, ऐसा कस्टमर जो आपके साथ क्या हो, अनरिलेटेड पर्सन, जिस प्राइस पे आपने माल बेचा उसका 90%, ये आप कंसिडर कर सकते हो इन द पॉइंट नंबर ए। ये सीक्वेंस में नहीं है, ये एक ऑप्शन दिया हुआ है कि या तो डायरेक्टली ओपन मार्केट वैल्यू कंसिडर कर लो, या जो भी लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी का जो भी आपका गुड्स है जो आपने फर्दर सप्लाई किया, तो फर्दर सप्लाई पे जो भी आपने प्राइस चार्ज किया उसका 90% वैल्यू, मतलब जो भी लोअर वैल्यू दैट विल बी कंसीडर इन द पॉइंट नंबर ए। तो पॉइंट नंबर ए में आप डायरेक्टली बोल सकते हो इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट है वो कंसीडर की जाएगी, लेकिन where the value of supply is not determinable under clause A, यदि clause A का provision यदि applicable नहीं होता तो वही होगा जो होता आया है। तो जब यदि clause A applicable नहीं हुआ तो B applicable होगा, और B क्या कहता है, रूल 30 और 31 इन दैट ऑर्डर। किसी स्टूडेंट के दिमाग में आ सकता है सर डायरेक्टली रूल 30 ही अप्लाई करें तो, डायरेक्टली चार्टा लगाएं तो सर समझ में आ गई बात। तब डायरेक्टली रूल नंबर 30 अप्लाई नहीं होगा, डायरेक्टली रूल नंबर 31 अप्लाई नहीं होगा। यदि प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई किया तो उस केस में जो वैल्यू होगी दैट विल बी द ओपन मार्केट वैल्यू, और इस ओपन मार्केट वैल्यू को आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि जो एजेंट अपने कस्टमर को फर्दर सप्लाई करेगा उसका 90%। इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट है डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं, इंटरप्रिटेशन यही जाएगा, लोअर अमाउंट कंसीडर किया जाएगा, और जब पॉइंट नंबर ए एप्लीकेबल नहीं होगा तो पॉइंट नंबर बी आपको कंसीडर करना होगा। और पॉइंट नंबर बी ये कहता है कि रूल 30 और 31 इन दैट ऑर्डर मींस इन द सीक्वेंस, इन द सीक्वेंस मीन पहले रूल नंबर 30 अप्लाई करना है, और रूल नंबर 30 यदि अप्लाई नहीं हो तो रूल नंबर 31 के हिसाब से आपको वैल्यू कंप्यूट करनी पड़ेगी। और रूल 30 के अंदर हम क्या करते हैं, सप्लाई की कॉस्ट का 10% ऐड कर देते हैं कॉस्ट में, या यू कैन से 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ सप्लाई। और जब रूल 30 भी अप्लाई नहीं होता तो रूल नंबर 31 आपको अप्लाई करना पड़ता है इन रीजनेबल मीन्स। और वैसे भी हमें अब रूल नंबर 29 के बाद अब हमें डायरेक्टली रूल नंबर 30 और 31 की ही बात करनी है। तो पहले एक बार रूल नंबर 29 लिख लो, उसके बाद विल कम टू रूल नंबर 30 और 31। राइट डाउन फास्ट। रूल नंबर 29 पढ़ने के बाद नाउ वी कम टू रूल नंबर 30। ऐसा क्यों लग रहा है कि रूल 30 हम पढ़ तो फर्स्ट टाइम रहे, लेकिन इसका रेफरेंस पहले भी आया था। यदि आपको याद हो कि आपने जो पहले वाले जो रूल्स पढ़े थे उनमें जब नॉर्मल वैल्यूज के आधार पे वैल्यू कंप्यूट नहीं होती, लाइक रूल नंबर 27 की यदि आप बात करो कि यदि ओपन मार्केट वैल्यू मनी वैल्यू प्लस कंसिडरेशन काइंड का जो मॉनेटरी वैल्यू बी और ए और बी यदि एप्लीकेबल नहीं हो तो पॉइंट नंबर सी दैट इज द लाइक काइंड और लाइक वैल्यू का जो भी सप्लाईज है, लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी का जो भी वैल्यू था वो पॉइंट नंबर सी, एंड ए बी सी यदि एप्लीकेबल नहीं हुआ तो हमने पॉइंट नंबर डी में पढ़ा था, दैट वाज द रूल नंबर 30 और 31 इन दैट ऑर्डर। तो पहले भी इनका रेफरेंस आ चुका है जो हमने पुराने रूल्स पढ़े थे, और यहाँ पे हम बात करेंगे कि रूल 30 के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होगी, वही पुराना वाला रेफरेंस। और ये वापस से रिपीट करता है कि जो रूल नंबर 27 है और जो रूल नंबर 28 है और जो रूल नंबर 29 है, तीन रूल्स हमने अब तक पढ़े। रूल नंबर 27 का एप्लीकेबल था when the consideration not in money, rule number 28 जब सप्लायर रेसिपिएंट दोनों रिलेटेड पर्सन, रूल नंबर 28 और रूल नंबर 29 व्हेन देयर इज अ सप्लाई बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो यदि रूल नंबर 27, रूल नंबर 28, रूल नंबर 29 यदि एप्लीकेबल नहीं हुआ तो देन विल अप्लाई द रूल नंबर
30 और रूल नंबर 20 रूल नंबर 30 है फर्स्ट यही दिया हुआ है वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ is not determinable by any of preceding rules. It means you can say rule number 27 to rule number 29. तो ये रूल नंबर 27, 28, 29 के अकॉर्डिंग यदि आप वैल्यू कंप्यूट नहीं कर पाए तो रूल नंबर 30 एप्लीकेबल होगा। रूल नंबर 30 ये कहता है कि अब क्या करें जो सप्लाई मे बी ऑफ गुड्स मे बी ऑफ सर्विसेज जो आपने दी है रेसिपिएंट को, तो जो सप्लायर रेसिपिएंट को जो भी सप्लाई कर रहा है उस सप्लाई का आपने ओपन मार्केट वैल्यू देख लिया, काइंड के अंदर मॉनेटरी वैल्यू ऐड कर लिया या लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी का भी वैल्यू हमने कंसीडर कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि वैसे ही माल आप किसी और को ही बेचते होंगे, जो भी आपके अदर कॉम्पिटिटर्स हैं उनका प्राइस भी आपने चेक कर लिया। तो फिर दिमाग में आइडिया क्या आया? दिमाग में आइडिया आया कि हम किसी भी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं। सर आप क्या गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं? बिल्कुल। मैंने बोला ये पेन ना भी पेन, ये मार्कर पेन बड़े ध्यान से देखो, ये मार्कर पेन ओनली 1 रुपीज का है। सर इसकी रिफिल ही 15 रुपए की आती है। दिस इज पॉइंट। मैंने बोला जो शर्ट ना शर्ट ये 25 पैसे की है। सर 25 पैसे की क्या होगी? सर इसका बटन ही 15-20 रुपए के होंगे कम से कम मिनिमम। मुझे बटन का प्राइस नहीं पता, लेकिन क्या समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका जो क्लॉथ जो परचेज किया होगा इसका क्लॉथ का प्राइस ही ज्यादा होगा। कुछ बात समझ में आ रही है? ऑब्वियसली मीन्स वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, दोनों की वैल्यू आप कंप्यूट कर सकते हो। इसे बोलते हैं कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग। तो हमने यहाँ पे यही बात की है, जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करने की जो भी आपकी कॉस्ट है, क्योंकि या तो आपने प्रोडक्ट बनाया होगा, यदि बनाया होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यदि मार्केट से खरीदा होगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज, और यदि आपने सर्विसेज यदि प्रोवाइड की होगी जिसे बोलते हैं प्रोविजन इन प्रोवाइडिंग, तो सर्विसेज प्रोवाइड करने की जो भी आपकी कॉस्ट है, सर ये वैल्यू है। कॉस्ट के लिए धंधा नहीं किया जाता, धंधा किया जाता है मार्जिन के लिए, प्रॉफिट के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी आपकी कॉस्ट है बनाने की आ रही हो, परचेज करने की आ रही हो या सर्विसेज प्रोवाइड करने की आ रही हो, उसमें आपको 10% ऐड करना है। कितना परसेंट ऐड करना है? 10%। तो हमने 10% ऐड करने की जगह ये बोल दिया 110%। इसका मतलब कोई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, जो भी आपकी कॉस्ट है, मे बी मैन्युफैक्चर, मे बी एक्विजिशन, मे बी प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? 10% ऐड करना पड़ेगा। या तो आप ये बोल दो 10% ऐड कर दो, या यू कैन से 110%। सर यदि हमारा प्रॉफिट मार्जिन यदि 15% है, तो यदि सप्लायर बोले कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन 15% है, तो क्या 15% ऐड होगा? प्रॉफिट मार्जिन रियल में 15% हो या 5% हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय डिफॉल्ट रूल नंबर 30 के अंदर जब भी आपको वैल्यू कंप्यूट करनी है, बाय डिफॉल्ट आपको ऐड करना है जितना भी कॉस्ट आएगा, चाहे बनाने का आ रहा हो, परचेज करने का आ रहा हो या सर्विसेज प्रोवाइड करने का आ रहा हो, उसमें आपको कितना परसेंट ऐड करना है? 10% ऐड करना है। जिसका कोई अपना नहीं उसका खुदा ही अपना, जिस पर कोई रूल अप्लाई ना हो उसका खुदा ही अपना। रूल नंबर 31 ये कहता है कि जब रूल नंबर 27 से लेके रूल नंबर 30 यदि कोई भी रूल यदि एप्लीकेबल नहीं हो तो रूल नंबर 31 एप्लीकेबल होगा। सर डायरेक्टली रूल नंबर 31 डायरेक्टली चैट करेगा। हेलो, डायरेक्टली रूल नंबर 31 कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। रूल नंबर 31 तभी एप्लीकेबल होगा, रूल नंबर 31 तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन द रूल नंबर 27 से लेके रूल नंबर 30 यदि कोई भी रूल मतलब रूल 27, 28, 29, 30 यदि कोई भी रूल यदि एप्लीकेबल नहीं हुआ तो रूल नंबर 31 एप्लीकेबल होगा। और ये क्या कहता है? रेजिडुअल मेथड मतलब जिसका कोई अपना नहीं उसका खुदा ही अपना। इसका मतलब जिस पर कोई भी रूल्स के अकॉर्डिंग यदि वैल्यू कंप्यूट नहीं हो, खुदा ही अपना। खुदा मतलब डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट जो भी रीजनेबल मीन्स होंगे उसके अकॉर्डिंग वैल्यू कंप्यूट करेगा। मीन्स द वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड बाय द
जीएसटी ऑफिसर्स। पर जो भी जीएसटी ऑफिसर है, जो भी जीएसटी डिपार्टमेंट है, जो भी रीजनेबल मीन्स होंगे, जो भी लॉजिकल मीन्स होंगे, मीन्स अब तक जो भी आपने कंसेप्ट पढ़े, मतलब जो भी आपने ट्रांजैक्शन वैल्यू और जितने भी रूल्स आपने अब तक पढ़े, उन्हीं रूल्स और ट्रांजैक्शन वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए ये जो भी अपना जीएसटी ऑफिसर है वो क्या करेगा, वैल्यू कंप्यूट करेगा। तो द वैल्यू विल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल मीन्स, द वैल्यू विल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल मीन्स, दैट इज द रूल नंबर 31। लेकिन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रूल नंबर 31 पहले अप्लाई, रूल नंबर 31 का नंबर तभी आएगा जब रूल नंबर 27, 28, 29 और 30 भी एप्लीकेबल नहीं हुआ तो लास्ट में जाके रूल नंबर 31 अप्लाई होगा। लेकिन रूल नंबर 31 में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिया हुआ, दैट इज नोट नंबर 1। एक्चुअली एक रीजन है, सर्विसेज के केस में प्रॉपरली आप कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। सर्विसेज के केस में फॉर एग्जांपल एक इंटीरियर डेकोरेटर ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, उसे अपना मैप बनाया, तो आप प्रॉपरली उसका वैल्यू थोड़ी कैलकुलेट कर सकते हो। आज फॉर एग्जांपल मैं चिन्मय जैन यदि किसी को पढ़ाता हूँ, किसी बच्चे ने बोला सर ये बात समझ नहीं आती सर, आपकी जो टैक्स की जो फीस है वो 12,500 रुपीज कैसे है? सर 5,000 में पढ़ा दो, सर 7,000 में पढ़ा दो, सर कोई 2,000 में पढ़ा दो। That is very important. सर्विसेज की कॉस्ट नहीं होती, द रीजन बिहाइंड दैट सर्विसेज में इंटेलेक्ट होता है, सर्विसेज में अपनी पर्सनल कैपेबिलिटीज होती है। आपने देखा होगा मार्केट में एक एडवोकेट 2,000 रुपए में काम कर रहा है और एक मार्केट में एक एडवोकेट 2 करोड़ रुपीज लेता है। इस बात का रीजन होता है किसी को कोई बात समझने में बहुत टाइम लगता है और किसी को 1 सेकेंड में समझ में आ जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करूंगी? सर कहना क्या चाह रहे हो? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सर्विसेज के अंदर डायरेक्टली कॉस्ट की बात करूंगी ना तो इजीली कैलकुलेट नहीं हो सकती। जब भी मैं पढ़ाने आता हूँ, जैसे अब तो बहुत टाइम हो गया, जब भी हम स्टार्टिंग पढ़ाने के लिए जाते थे तो मैं कम से कम 8 घंटे स्टडी करके 1 घंटे की क्लास डिलीवर करता था। 8 घंटे। सर आपको 8 घंटे लगते सर? मेरे को वो ना, हमें ये सोचना पड़ता था कि बच्चा ये प्रॉब्लम पूछ सकता है, ये प्रॉब्लम भी आ सकती है, बच्चे के दिमाग में ये चल रहा होगा, क्योंकि आई ऑलवेज प्रेफर कि कोई बच्चा बीच में ना बोले। तो हम खुद ये सोचते हैं। बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक इंटीरियर डेकोरेटर बोलता है कि मैं आपके घर का मैप का 1.5 लाख रुपए लूंगा। भैया आप आए और 1 घंटे में चले गए। 1.5 लाख किस बात का? 1.5 लाख इस बात का कि जब मैं तुम्हारे यहाँ पे 1 घंटे आता हूँ उससे पहले मैं कितनी रातें खराब करता हूँ मुझे पता है। सर्विसेज में इंटरैक्ट, आपका कैपेबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कैपेबिलिटीज कंसर्न विद द माइंड। तो इसलिए डायरेक्टली आप कॉस्टिंग कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए गवर्नमेंट को भी पता है सर्विसेज में पर्सनल कैपेबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्टली कंप्यूट नहीं कर सकते कॉस्ट। क्या क्या सर बात समझ में आ रहा है? मोबाइल्स की आप बात करोगे, एसी की बात करोगे तो मोबाइल्स और एसी आर द प्रोडक्ट। डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि एसी की प्राइस क्या होगी, उसका कंप्रेसर होगा, उसके पार्ट्स होंगे। लेकिन सर्विसेज में क्या होता है कि 2000 से लेके उसका बहुत ज़्यादा वेरी करता है, क्योंकि रीजन बिहाइंड दैट सर्विसेज में डायरेक्टली कॉस्टिंग निकालना भी बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, बहुत बातें कर ली, जिनको समझना होगा उनको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सर्विसेज आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट। इसलिए हमने रूल नंबर 31 के साथ एक बोला कि वैसे जो रूल नंबर 31 का जो नंबर आता है ना वो रूल 30 के बाद ही आता है, लेकिन ओनली फॉर सर्विसेज, ओनली फॉर सर्विसेज। किसकी बात कर रहा हूं? ओनली फॉर सर्विसेज। तो सर्विसेज के लिए आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जो भी सप्लायर सर्विसेज के हैं वो डायरेक्टली रूल नंबर 30 को हटा के रूल नंबर 31 में टपक सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप सर्विसेज के लिए सप्लायर हो तो 110% ऐड करने की आपको जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली रूल नंबर 30 अप्लाई कर सकते हो। जो भी रीजनेबल मीन्स है उनके अकॉर्डिंग वैल्यू कंप्यूट हो सकती है। दिस इज रूल नंबर 31 का नॉट नंबर 1। इन केस ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज या सप्लायर में ऑप्ट फॉर दिस रूल इग्नोरिंग द रूल नंबर 30। ये सप्लायर की मर्जी है सर्विसेज वाले की कि सर्विसेज